एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन हैं और आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन भी सुपर डुपर चल रही होगी। तो आज उड़ान सीरीज के इस लेक्चर के अंदर जो चैप्टर हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th में से, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। वन शॉट में इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ आपके लिए, वो ये है कि एज यू नो अनअकैडमी हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 9 years। तो सेलिब्रेशन के मौके पे आपके लिए है द बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर, जिसमें आपको फ्लैट 50% तो मिल ही रहा है अपने नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे। बट उसके साथ अगर आप 9 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 months मिलेंगे एब्सोल्यूटली फ्री, यानी कि 9 months का एक्सटेंशन जो है वो एकदम फ्री मिलेगा। इट मीन्स 9 + 9 = 18 months आपको मिल रहे हैं। सो इट इज अ स्टील डील, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बस कोड यूज करना है SN09 टू गेट दिस ऑफर, और ये दिसंबर 23 तक वैलिड है। तो जल्दी जल्दी जाइए, अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। जो बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है एक खास, एक ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज, दैट इज फिनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025 बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आपको ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। हर टेस्ट के बाद आपको एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप देख सके कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एजर्शन, रीजन स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम्स, कुछ भी केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आता है वैसे हर टाइप के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं, बिकॉज इट इज डिजाइंड बाय, इट इज क्यूरेटेड बाय द टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी एट ओनली 999, यानी कि 999 पे, अगर आप मेरा कोड दैट इज SN09 यूज करते हैं। और ये स्टार्ट हो रही है बच्चों दिसंबर 22 से, तो देर नहीं करनी है। ये जो टेस्ट सीरीज है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइस कि आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट अप करे, तो आप इसको मिस मत करिए। नेक्स्ट, अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अभी तक स्टक हैं कि प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है, कैसे सिलेबस पूरा होगा, रिवीजन कैसे होगी, तो ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड बैच इज फॉर यू गाइस, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, देन 14+ टेस्ट होंगे और ये सारे एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। अब इन 4 महीनों में, यू नो दैट दिसंबर इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, 4 महीने हैं आपके नीट एग्जाम के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं फॉर 2025। तो 1999 यानी कि जस्ट ₹1999 में आपको ये बैच मिल रहा है इफ यू यूज द कोड SN09। आपको हर बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको लिंक पे क्लिक करना है, अपना कोर्स चूज करना है और डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज करना है। क्लियर? चलिए शुरू करें चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन, यानी हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं और उनकी सर्कुलेशन करानी है। सर्कुलेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को फ्लो कराना है। क्लियर? तो सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग मटेरियल है, फूड है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, बहुत कुछ। अब हमारी बॉडी सेल्स को अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। कोई तो ऐसा ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए जो हर चीज़ को, फूड को, ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाए। तो ऐसा एक पाथवे, ऐसा एक सिस्टम, ये मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कि सर्कुलेशन, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कौन सी चीज़ें? फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ब्लड एक्सेट्रा, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक इन चीज़ों को हमें पहुंचाना है। और जो भी सेल्स वेस्ट बनाते हैं, कुछ भी वेस्ट सेल बना रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर यूरिक एसिड या कुछ भी वेस्ट है, उसको रिमूव भी करना है। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं इस सर्कुलेशन के प्रोसेस में, अब हमें पता है कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। हम यहाँ पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब टाइप्स, जैसा बॉडी फ्लूइड है वैसा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड के फ्लो के लिए हमारे पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक और लिम्फ नाम का फ्लूइड भी है हमारी बॉडी में, तो उसके फ्लो के लिए है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज आएंगी, ब्लड जिसने फ्लो करना है, हार्ट जो उस ब्लड को पंप करेगा ताकि वो बाकी बॉडी पार्ट्स में जाए, और ब्लड वेसल्स, ऐसी खास ट्यूब जैसी पाइपलाइंस जिनमें ये ब्लड फ्लो करेगा। तो ये 3 चीजें
हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो उनमें वही एक तो फ्लूइड होगा जिसने घूमना है अलग अलग जगह पे बॉडी में, यानी कि लिम्फ, और लिम्फ जिन वेसल्स में फ्लो करेगा यानी लिम्फ वेसल्स। क्लियर? चलो जी, अब आगे हम बात करें पहले ब्लड के बारे में। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अभी शुरू किया है, तो सबसे पहली चीज आई ब्लड। हम ब्लड पढ़ रहे हैं। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में घूम रहा है, कनेक्ट करा रहा है उनको, है ना। और कैसा नेचर है इसका? फ्लूइड है। तो ये है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिन चीजों से ब्लड बना है, यानी कि इसका फ्लूइड पोर्शन, इसके सेल्स, वो सब कहाँ से बने हैं? वो बने हैं मीजोडर्म लेयर। जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो वही जो तीनों जर्म लेयर्स हैं वो बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो ब्लड जो है वो उनमें से किस लेयर से बना है? मीजोडर्म से। तो दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओपेक है, रेड कलर का है। रेड कलर का क्यों है? क्योंकि जो आरबीसीज हैं उनमें हीमोग्लोबिन है जो ब्लड को रेड कलर का दिखाती हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अगर हम एक हेल्दी मोटे ताजे इंसान की बात करें, हेल्दी पर्सन की बात करें, तो उसमें अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है होता है। अगर ब्लड की कमी है तो भी इंसान जो है मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर, कुछ डिसीज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर एक हेल्दी कंडीशन समझे तो 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो होना चाहिए बॉडी में। 2 कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, यानी कि ब्लड जो है वो 2 चीजों से बना है। एक उसका फ्लूइड पार्ट यानी कि प्लाज्मा, एक उसके सेलुलर कंपोनेंट्स, सेलुलर पार्ट जिनमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे आप देखो, ये एक हमारे पास ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स देखो, ये है इसका फ्लूइड पार्ट जो आपको बहता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज द फ्लूइड पार्ट, यानी कि इसका क्या है? प्लाज्मा है। अब अलग अलग सेल्स देखिए, ये है आरबीसीज, ये हमारे पास है डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और ये है हमारे पास प्लेटलेट्स। तो अलग अलग ये कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड के। चलो जी, फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें अगर, तो पहली बात तो ये कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कराता है, चाहे वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, फूड है, हार्मोन्स हैं, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कराएगा। देन ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलराइज रखने में हेल्प करता है, मेंटेन करता है। ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे आगे। ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है? जब हमें इंजरी लग जाए, चोट लग जाए, तो खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो खून बहता ही चला जाए, बहते चले, तो हमारी बॉडी में से तो लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो अननेसेसरीली लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए एक वहां पे क्लॉट, जहां चोट लगे वहां एक क्लॉट बन जाता है कि अब और ब्लड का फ्लो नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स क्या है? ब्लड का ही तो एक कॉम्पोनेंट है। तो यानी हमारा ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले कर रहा है। कुछ इन्फेक्शंस और डिसीजेस से प्रिवेंट करता है। जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं उनका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, यानी कि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं जिनका इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शंस हैं, तो वो हमें डिसीजेस के अगेंस्ट, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं। अब हम बात करें इन सारे अलग अलग कंपोनेंट्स की, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा, देन हमने बोला कि ब्लड के कुछ सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट। अब अगर हम पहले प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा कैसा है? स्ट्रॉ कलर्ड, यानी कि कुछ येलो, पेल येलो, अजीब सा कलर है इसका। विस्कोसिटी है इसमें, फ्लूइड नेचर है, और ये ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। यानी 100 में से 55% प्लाज्मा है ब्लड के पास और बाकी 45% उसमें सेल्स हैं। क्लियर? चलो अब हम प्लाज्मा की अच्छे से बात करें कि प्लाज्मा जो है वो किन चीजों से बना हुआ है, क्या काम है उसका। तो सबसे पहले 90 से लेकर 92% तो इसमें सिर्फ पानी ही है। बाकी कुछ प्रोटीन्स हैं इसमें 6 to 8%। वो प्रोटीन्स कौन से हैं? फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। अब इन तीनों के फंक्शन क्या है? जो फिब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ग्लोब्यूलिन्स जो है वो डिफेंस करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे जिनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोला जाता है, तो इनका इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शन है। एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाते हैं, जिसको ऑस्मोटिक बैलेंस भी बोला जाता है। देन इसमें कुछ मिनरल आयंस हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, HCO3 नेगेटिव, ये सारे मिनरल आयंस होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे कुछ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स हैं, वाइटामिन हैं, ये सब चीजें हैं। कुछ सीरम है। अगर हम ये कोएगुलेशन फैक्टर्स, जो भी कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं फैक्टर्स, उनको रिमूव कर दें तो वो बाकी का जो प्लाज्मा बच जाएगा उसको हम बोलेंगे सीरम। क्लियर? चलो अब बारी आती है ब्लड सेल्स की। हमारे ब्लड के अंदर सेल्स कौन से हैं? हमने पढ़ा प्लाज्मा है, उसके अलावा है सेलुलर पार्ट जो कि 45% ऑफ द ब्लड बनाते हैं। तो पहले प्लेटलेट्स हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको
ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। क्लियर? तो व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, आगे भी स्टडी करेंगे। रेड ब्लड सेल्स शेप देख लो आप कैसे हैं, डिस्कॉइडल, इस तरह की शेप है, रेड कलर के होंगे और ऐसे डिस्क लाइक होंगे, बाई कनकेव, इधर से भी कनकेव और इधर से भी कनकेव, बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इनका। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उनकी मात्रा जो है हमारे ब्लड में वो बाकी सेल्स के मुकाबले ज्यादा है, यानी 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है ये। फॉर्म्ड इन रेड ब्लड मैरो, कहाँ बनते हैं, हमारे बोन्स का जो रेड बोन मैरो रीजन है वहां पे बनेंगे। इनका लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन। 120 डेज के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं, जहां इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। शेप कैसी है, डिस्क लाइक है, बाइकनकेव है, इनका डायामीटर 7 to 8 मिलीमीटर होगा। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट है। अब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये तीनों एब्सेंट हैं सारी जगह। अब सेल ने अपनी जगह खाली कर दी है कि इसमें हीमोग्लोबिन आ जाए, जितनी हीमोग्लोबिन होगी उतनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह बनाने के लिए इसने अपना न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब उड़ा दिया। क्लियर? अब हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो वो है क्या, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, इसको ऑक्सीजन कैरियर ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। और अगर हम हेल्दी पर्सन की बात करें तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। देन अब हम बात करें कि आरबीसी के फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन कैरी करता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। देन इसके पास एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। चलो जी, अब बात करें WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स की, तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, स्फेरिकल होगी इनकी शेप, और न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल हो सकता है या फिर बहुत सारे लोब्स हो सकते हैं, 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग लोब्स में प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज स्फेरिकल न्यूक्लियस है वो तो सेल के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, अगर लोब शेप्ड है तो ये सेल है, सपोज न्यूक्लियस जो है वो इस तरह दिखेगा, इस तरह। कैन यू सी, लोब्स दिख रहे हैं आपको, 3 लोब्ड मैंने बनाया है ये, तो इस तरह का न्यूक्लियस हो सकता है। इनका साइज जो है वो आरबीसी का कंपैरेटिवली बड़ा होगा। अब ये इनका साइज बड़ा है आरबीसी से, बट इनकी क्वांटिटी, इनका नंबर जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू आरबीसी। कलरलेस होंगे क्योंकि इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होंगे। अब हम बात करें अगर कि ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs की क्लासिफिकेशन क्या है, तो अगर तो इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, दानेदार सी चीजें हैं, तो इनको बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स, यानी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या है, ग्रेन्यूलोसाइट्स। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है वो हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स 3 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। डायग्राम देख लीजिए, ग्रेन्यूलोसाइट्स में आप देखेंगे यहाँ कुछ कुछ आपको ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में दिख रहा है तीनों में, और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में एकदम क्लियर साइटोप्लाज्म है, नो ग्रेन्यूल्स। अब 3 टाइप के ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में 2 टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स, उनमें आए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे डू नॉट स्टेन विद एसिडिक और बेसिक डाइज। अगर उनमें हम कलर टेस्टिंग के लिए एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए टेस्टिंग के लिए डाइज ऐड करें तो उनमें स्टेनिंग शो नहीं होगी। न्यूक्लियस इज 5 to 7 लॉब्ड फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म में। अब इनका काम क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, फेगोसाइटिक फंक्शन है, गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो भी हार्मफुल चीज होगी उसको एकदम खा जाएंगे, फेगोसाइटोसिस कर लेंगे उसका। 60 to 65% ऑफ ल्यूकोसाइट्स कौन बनाते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स। लाइफ स्पैन इनका कितना है, सिर्फ 4 to 8 आवर्स। इओसिनोफिल्स की बात करें तो ये हमारे पास एसिडिक डाइज से स्ट्रेन हो जाते हैं। न्यूक्लियस बाइलोब्ड होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये नॉन फेगोसिटिक हैं, बट इनका रोल किसमें है, इम्यूनिटी में या फिर डिटॉक्सिफिकेशन में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाले प्रोसेस में ये रोल प्ले करते हैं। 2 से 3% जो है WBCs का वो कौन बनाते हैं, इओसिनोफिल्स। 4 to 8 आवर्स इनका लाइफ स्पैन है। बेसोफिल्स की बात करें तो ये बेसिक डाइज से स्टेन होते हैं, लाइक मिथिलिन ब्लू, डाई का नाम क्या है, मिथिलिन ब्लू। न्यूक्लियस कैसा है, 2 to 3 लोब्ड है, एस शेप्ड न्यूक्लियस होगा, और इनके साइटोप्लाज्म में भी आपको ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। इनका रोल क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, और ये रिलीज करते हैं हेपेरिन एंड हिस्टामिन्स।
जो कि इन्फ्लामेशन में काम करते हैं। 0.5% पार्ट बनाते हैं ये हमारे WBCs का, और 4 to 8 आवर्स इनका लाइफ स्पैन है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो उनमें आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा साइज है इनका, 12 to 15 mm इन साइज। देन न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड, इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, इस तरह से किडनी शेप होगा, बीन शेप्ड। फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, 6 to 8% ऑफ WBCs बनाते हैं, और इनका लाइफ स्पैन कितना है, 10 to 20 आवर्स। उधर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इनका साइज जो है मोनोसाइट्स के कंपैरेटिवली कम है, 6 to 10 मिलीमीटर साइज है। न्यूक्लियस इनका भी बड़ा है और राउंड शेप्ड होगा। ये फेगोसाइटोसिस नहीं करते, बट ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट शो करता है। इट्स रोल इज इन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये 20 to 45% बनाते हैं हमारे WBCs का, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कुछ दिनों से कुछ सालों तक, महीनों तक भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका है हमारे पास, लिम्फोसाइट्स का। अब ये लिम्फोसाइट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस ग्लैंड में। B लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में, B लिम्फोसाइट्स B से बोन मैरो, T सेल्स थाइमस ग्लैंड। मैच्योर कहाँ होंगे, T सेल्स थाइमस ग्लैंड में, B सेल्स कहाँ मैच्योर होंगे, बोन मैरो में। अब ये दोनों ही हमारे इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शन में काम करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेंगे। आई होप क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। देन हम बात करें जो हमारे तीसरे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड, सेलुलर पार्ट की बात करें हम, तीसरी चीज पढ़ी हमने प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। अब थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, ऐसे लगता है सेल फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं सेल के, और दे आर मेड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट इन रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो के अंदर एक मेगा कैरियोसाइट नाम का सेल होता है, जिससे आगे ये सेल बने होते हैं, हमारे प्लेटलेट्स उससे बने होते हैं। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ये बाई कन्वेक्स होंगे इस तरह के। देन डिस्कॉइड है, 2 to 3 मिलीमीटर इन डायामीटर। 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक इनका काउंट हो सकता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। कितना, पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। दे रिलीजेस सम फैक्टर सब्सटेंसेस विच आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, और इनका लाइफ स्पैन कितना है, 8 to 12 डेज। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था बच्चों। अब बात करेंगे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि ब्लड के अंदर मतलब हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए कैसा सिस्टम होगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होगा, बाकियों में डिफरेंट सिस्टम होगा बेस्ड ऑन देयर एडवांसमेंट, देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो एक होता है ओपन टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जिनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी, हार्ट ने ब्लड पंप किया और वो सीधा बॉडी टिश्यूज के ऊपर। किसमें दिखेगा आपको, आर्थ्रोपॉड्स में, ट्यूनिकेट्स में, मोलस्क, सिफेलोपॉड्स जो है वो मोलस्क में ही कैटेगरी है, तो उनमें जो है हमें क्लोज्ड सिस्टम दिखता है। बाकी मोलस्क के अंदर हमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही दिखता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हम तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, हार्ट से जो ब्लड पंप हुआ वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में जाएगा, सीधा ही बॉडी टिश्यूज के ऊपर फैल नहीं जाएगा। तो ये किसमें देखा जाता है, वर्टिब्रेट्स में, सिफेलोपॉड्स एंड एनालिड्स में। क्लियर है बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट हम बात करें, अब हमने बात की कि जो हमारा क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन से नाम लिए हमने, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो सबसे पहले आई आर्टरीज। आर्टरीज की बात करें तो इनकी वॉल कैसी होगी, थिक, मोटी वॉल होगी इनकी, और वो इलास्टिक होगी, फ्लेक्सिबल इलास्टिक वॉल है। जो इनकी वॉल है आर्टरीज की, ये जो वॉल बनाई है मैंने वो किससे बनी है, मसल से बनी है। कौन से मसल से बनी है, स्मूथ मसल, जो कि कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी। अब मैं सोचूं कि मेरी आर्टरीज जो हैं उसकी वॉल्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे तो मेरी मर्जी से तो नहीं होगा। तो जो मसल्स मेरी मर्जी के अगेंस्ट, मतलब मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहे, वो होते हैं इनवॉलंटरी। जो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे वो होंगे वॉलंटरी। यानी कि अब मैं अपने इस आर्म को मूव कर रही हूँ तो ये मसल्स कैसे हैं, वॉलंटरी, मेरी मर्जी के हिसाब से चलने वाले। तो जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें प्रेजेंट है स्मूथ मसल, जो कैसे हैं, इनवॉलंटरी, वो अपने आप हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है तो वो चल रहे हैं। क्लियर। डीपली सीटेड इन द बॉडी। अब हमारी ये जो आर्टरीज हैं वो ऐसे सुपरफिशियली ऊपर ऊपर नहीं, हमें ये जो हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ नजर आती हैं ऊपर ऊपर बॉडी में, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर की होंगी, किसी में हो सकता है थोड़ी पर्पलिश इन शेड हो। तो ये जो आर्टरीज हैं वो बहुत डीप सीटेड हैं। ऊपर से हमें जो नजर आ रही है वो होती है हमारी वेन्स। आर्टरीज कैसी हैं, डीप सीटेड इन द बॉडी, इंटरनली प्रेजेंट है। 3 लेयर से बनी हुई है इनकी वॉल। वो 3 लेयर्स कौन सी हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो यहां हम अगर बनाएं, लेट्स से ये हमारी आर्टरी है,
सबसे आउटर मोस्ट वॉल है इसकी, तो इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये है मिडल वाली, दिस इज ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर जो होगी वो कौन सी होगी, ट्यूनिका इंटरना। तो इस तरह से 3 लेयर्स से इसकी वॉल बनी हुई है। लिख लें हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। क्लियर। अब इसमें जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड जो है वो प्रेशर से फ्लो करता है, हाई प्रेशर से फ्लो करेगा ब्लड, तो मतलब अगर बहुत प्रेशर से कोई चीज एक डायरेक्शन में जा रही है तो बैक फ्लो का चांस नहीं होता, तो इसीलिए आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, सो दैट, क्योंकि वॉल्व्स क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरीज में प्रेशर पे ब्लड फ्लो कर रहा है तो बैक फ्लो का चांस नहीं होता, तो इनमें वॉल्व्स नहीं होंगे। तो वॉल्व्स आर एब्सेंट, दे आर नॉन कोलैप्सिबल, ये नॉन कोलैप्सिबल है। आर्टरीज जो हैं वो आगे कुछ आर्टेरियोल्स में डिवाइड होंगी, वो आर्टेरियोल्स आगे डिवाइड होंगी कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज जो हैं वो मिल जाएंगे आगे कुछ वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स आगे कंबाइन होकर वेन्स बनाती हैं। तो बेसिकली ये एक ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपस में नेटवर्क बना के रखती हैं, जो आगे हम डायग्राम में स्टडी करेंगे। अब ये जो आर्टरीज होती है ना, वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं, बॉडी टिश्यूज में लेके जाती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। ये थोड़ी बेवकूफ़ सी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ। बाकी आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी पार्ट्स को देने के लिए। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी हार्ट से लंग्स की तरफ कि उसको प्योरीफाई कर दे वहां पे। क्लियर। तो ये था हमारी आर्टरीज के बारे में। देन आती है वेन्स। अब वेन्स की बात करें तो ये होती हैं थिन वॉल्ड, इनकी वॉल्स कैसी हैं, थिन, पतली, सुपरफिशियली प्रेजेंट। जो मैंने बोला कि आपको ऊपर से अपनी नसें दिखाई देती हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या है, वेन्स हैं, और ये ब्लूइश इन कलर है। क्लियर। 3 लेयर्स हैं सेम इसमें भी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। वॉल्स जो है वो नॉन इलास्टिक हैं, आर्टरीज की वॉल्स कैसी थी, इलास्टिक थी, और ये कोलैप्सिबल है, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है इनमें, कोलैप्स कर सकती हैं, फिब्रस है, ये भी स्मूथ मसल से बनी हुई हैं और कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, बट इनके जो मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, वो पुअरली डेवलप्ड है। वॉल्स इसमें प्रेजेंट है क्योंकि ब्लड का प्रेशर जो है वो इतना हाई नहीं होता, तो इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड के बैक फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, सारी वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करती हैं, तो पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन। बाकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर है बच्चों। चलो, अब ये डायग्राम में आपको लेयर्स दिखाई गई हैं। हमारे पास यहाँ है आर्टरी का डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हो सबसे एक्सटर्नल है ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन ट्यूनिका मीडिया, और एंड में इंटरनल जो है वो ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा लिखा हुआ है। उसी तरह वेन्स में भी ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं। वेन्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वॉल्स प्रेजेंट है, दिख रहा है ये, और आर्टरीज में जो वॉल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। अब देखो आर्टरीज जो है वो आगे आर्टरियोल्स में डिवाइड हुई, देन वो कैपिलरीज में मिली, कैपिलरीज वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन। तो ये इस तरह से एक मैश लाइक नेटवर्क बना के चलती है हमारी ब्लड वेसल्स। चलो, अब हम बात करें अगर कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज बहुत थिन है, एक्सट्रीमली थिन, फाइन है वो, और उनका डायमीटर सिर्फ कितना होगा, 3 to 10 माइक्रोमीटर। अब आर्टरीज की जो वॉल है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से बनी हुई है। यहाँ डायग्राम में देखो, ये है हमारी कैपिलरी। अब इसकी वॉल देखो, इसमें सिर्फ एक लेयर है, एंडोथीलियल सेल्स जो है वो एक लेयर में अरेंज है। अब इसकी वॉल में जो मसल्स हैं और इलास्टिक फाइबर्स हैं वो एब्सेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट है, हाईली परमिएबल टू सब्सटेंसेस। अब इसके थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है, कि हाईली परमिएबल है क्योंकि सिंगल सेल लेयर से तो बनी हुई है, बट इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो प्रोटीन्स जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो अब ये अगर थिन वॉल्ड है तो इसमें क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है मटेरियल्स का, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो ये सारे मटेरियल्स जो है वो डिफ्यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। मेन फंक्शन इसका क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यही इसका मेन फंक्शन है कि कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो मटेरियल है वो डिफ्यूज करके सेल्स में, टिश्यूज में जा सकता है, टिश्यू से जो भी वेस्ट या फिर कुछ भी चीज ब्लड में जानी है वो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज करके ब्लड में आ जाएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। यहां आप देख सकते हैं हमारे पास
आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड हुई आर्टरियोल में, वो किससे जा मिली, आगे उन्होंने मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोला कैपिलरीज, कैपिलरीज से आगे क्या बना, वेन्यूल, और ये है हमारी वेन। तो इस तरह ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। बीच में यहाँ कैपिलरीज से जो भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है, सेल्स और टिश्यूज के और कैपिलरीज के बीच में जो भी डिफ्यूजन होना है वो यहाँ इस रीजन में होगा। सो आई होप दैट्स क्लियर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। तो जिसमें हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। पहले हमारे पास आता है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ये किसने डिस्कवर किया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, उनका नाम था लैंडस्टीनर। अब इस में होता क्या है बच्चों, देखो जो हमारे आरबीसीज हैं, दिस इज आवर आरबीसी, इनके सरफेस पे ये कुछ एंटीजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो एंटीजन ए या बी हो सकता है। एंटीजन बेसिकली एक ऐसी सब्सटेंस होती है जिसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी काम करती है। एंटीबॉडी को लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, क्लियर। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस हमारे आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, ए या फिर बी एंटीजन होगा। अब उसके अगेंस्ट हमारे प्लाज्मा में, ये हमारे आरबीसी की सरफेस पे लगे हुए हैं, और हमारे प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज हैं, जो कैसी हो सकती हैं, एंटी ए या फिर एंटी बी। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो, सपोज ये मेरा ब्लड सेल है, मतलब आरबीसी है मेरा, और मेरे आरबीसी पे लगा हुआ है एंटीजन, सपोज ए। जो एंटीजन लगा होगा, अगर ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, माई ब्लड ग्रुप इज ए, क्लियर। अब मेरे आरबीसी की सरफेस पे लगा हुआ है एंटीजन और मेरे प्लाज्मा में होंगी एंटीबॉडीज। तो मेरे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होंगी वो होंगी एंटी बी एंटीबॉडीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजन के अगेंस्ट काम शो करती हैं। तो अगर यहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडी हो सपोज, तो एंटीजन ए पड़ा है, ए वाली एंटीबॉडी इसके साथ फाइटिंग शुरू कर देगी, तो एंटीबॉडीज जो हैं वो उसके खिलाफ पड़ी होंगी, क्लियर। तो मतलब अगर ए एंटीजन पड़ा है तो बी एंटीबॉडीज होंगी, ताकि इस एंटीबॉडी को ये ना लगे कि यहाँ बी एंटीजन है तो मुझे, नहीं तो वो फाइट शुरू कर देगी। अब सपोज मुझे कभी ब्लड की जरूरत पड़ी, मेरे अंदर किसी ने गलती से बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड जो था वो इंसर्ट करा दिया, जिसके पास था एंटीजन ए, सॉरी एंटीजन बी, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी थी, एंटी ए एंटीबॉडीज, ऑपोजिट होगा। अब जब ये ब्लड मेरी बॉडी में आएगा तो इसके साथ आ गया एंटीजन बी, तो मेरी एंटीबॉडीज बी जो थी ये हो गई एक्टिव। तो बी एंटीजन पे एंटी बी एंटीबॉडीज जो थी वो अटैक करने को तैयार हैं। तो ऐसा ब्लड जो है मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उल्टा रिएक्शन शो करेगी उसके अगेंस्ट, तो हालत और खराब हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड किसी को चाहिए हो, तो पहले ये ज़रूर चेक किया जाता है कि ब्लड ग्रुप जो है वो सेम हो, ताकि बॉडी में ये मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो शुरू ना हो। तो अब यहां समझो, ब्लड ग्रुप ए के केस में क्या होगा, आरबी की सरफेस पे होगा एंटीजन ए, प्लाज्मा में होगी प्लाज्मा में होगी एंटीबॉडीज बी, बी वाले एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज, एंटीजन कैसा है ए, क्लियर। अब बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के सरफेस पे होगा हमारे पास एंटीजन बी, और एंटीबॉडी कैसी होंगी, ए के लिए एंटीबॉडीज। उसी तरह अब अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब एंटीजन दोनों टाइप का पड़ा है, अब ए बी बी बी, अगर एंटीजन हमारे पास ए बी दोनों पड़ा है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में कोई भी नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन दोनों पड़े हैं। अगर एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट हुई तो कोई भी ब्लड ग्रुप देंगे एंटीबॉडी रिएक्शन शो कर देगी, क्लियर। तो एंटीबॉडी जो है वो कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अब सपोज कोई एंटीजन ही नहीं पड़ा आरबीसी की सरफेस पे, देयर इज नो एंटीजन, बट प्लाज्मा में दोनों टाइप की एंटीबॉडीज पड़ी हैं, बी के लिए भी और ए के लिए भी। तो अगर ऐसे ब्लड ग्रुप वाले को हम कोई और ब्लड ग्रुप देते हैं तो वी शुड मेक श्योर कि वो ऐसा ब्लड ग्रुप ही हो जिसके आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, जहां एंटीजन जो है वो कोई भी प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है। तो यानी कि ये जो है ऐसा ब्लड ग्रुप वो किसी और से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता सिवाय अपने जैसे के। तो अगर इसमें मान लो ए ब्लड ग्रुप आता है, यानी कि उसमें ए एंटीजन होगा, तो ये ए वाली एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगी, बी एंटीजन आता है तो बी वाली एक्टिव हो जाएगी, तो ये रिसीव नहीं कर सकता, ये डोनेट कर सकता है ब्लड, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो मतलब अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को ब्लड देता है, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे के ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी पड़ी हो, जब कोई एंटीजन ही नहीं आ रहा है, तो वो
वो ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता। उसी तरह ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को ब्लड दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन है। तो जो हमारा रिसीव करने वाला पर्सन है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी हो वो इस पे अटैक कर सकती है क्योंकि इसके पास एंटीजन है। तो ये ले सबसे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो मतलब ए बी क्या है, रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सबको डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और ये रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्लियर है बच्चों? आई होप ब्लड ग्रुपिंग का मैकेनिज्म क्लियर है आपको। देन आती है RH ब्लड ग्रुपिंग। अब RH ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है कि कुछ रीसस मोंकी जो थे उनके अंदर एक प्रोटीन डिस्कवर किया गया जिसको बोला RH एंटीजन, और ये 80% ह्यूमंस में भी आरबीसी की सरफेस पे देखा जाता है। अब जिस ह्यूमन में, जिस इंडिविजुअल के पास ये RH एंटीजन है वो होगा RH पॉजिटिव, जिसके पास नहीं है वो होगा RH नेगेटिव। क्लियर? अब अगर RH पॉजिटिव ब्लड किसी RH नेगेटिव पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो जाए तो नेगेटिव के पास तो एंटीजन नहीं थे, उसकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। तो मतलब जो हमारे रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज यानी RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज, उसके अगेंस्ट उसके एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट केस है। सपोज बच्चों एक फीमेल जो थी वो थी RH नेगेटिव और उसका जो हस्बैंड था, उसका पार्टनर था, वो कैसा था, RH पॉजिटिव। मदर कैसी थी, नेगेटिव, और फादर कैसा है, पॉजिटिव। तो सपोज RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर जो है उन्होंने एक बेबी कंसीव किया और वो बेबी हो गया RH पॉजिटिव। तो मदर की बॉडी में अगर वो बेबी वाला फ्लूइड जो है वो इंटरचेंज होता है तो मदर की बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, RH पॉजिटिव फीटस जो है, सपोज ऐसा समझो, ठीक है, ये फीटस यहां डेवलप हो रहा है, ये कैसा है हमारे पास, RH पॉजिटिव, और मदर क्या है, RH नेगेटिव। तो जब पहली प्रेगनेंसी होगी तो RH पॉजिटिव चाइल्ड बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स कनेक्ट नहीं हुए हैं। बट कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब मदर और बेबी के बॉडी फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में आए, या तो अबॉर्शन या मिसकैरेज या फिर चाइल्ड बर्थ, पहली डिलीवरी के टाइम पे भी ये आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं। और अगर मान लो अब ये तो बेबी की डिलीवरी हो गई, अब अगर बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आए थे तो इस मदर के बीच में तो एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई ना, एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई। तो जब अगर ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, फिर से RH पॉजिटिव बच्चा आता है तो अब इसके पास एंटीबॉडीज पड़ी हैं, तो ये एंटीबॉडीज इस RH पॉजिटिव फीटस पे अटैक कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, RH पॉजिटिव बेबी जो है वो बॉर्न होगा, देयर विल बी मार्क रिडक्शन इन RBCs, उसके RBCs का काउंट जो है वो कम होगा, मतलब अगर ब्लड सेल्स कम है तो अनीमिया होगा, उसमें वीकनेस होगी, फटीग होगा, जॉन्डिस हो सकता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक फेटल कंडीशन हो सकती है जिसमें बच्चे की जान जो है वो भी जा सकती है। इस कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर है बच्चों? चलो जी, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज ब्लड कोएगुलेशन। अब इसमें एक फ्लो चार्ट है वो आपको समझना है। अब जब भी कोई इंजरी, चोट लगती है तो उसमें खून बहना शुरू हो जाता है, पर अगर खून बहता जाए तो बॉडी में से ब्लड की कमी आ जाएगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है, दैट इज ब्लड क्लोटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जब भी इंजरी होती है, इंजर्ड टिश्यू, और वहां पे कुछ प्लेटलेट्स जो हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनमें हमने प्लेटलेट्स पढ़े थे जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब ये थ्रोम्बिन जो, अब यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगी थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हेपरिन नाम के सब्सटेंस को क्या करती है, इनएक्टिवेट। हेपरिन करता क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, ये कोएगुलेशन रोकता है। हेपरिन का काम है कि कहीं अननेसेसरी कोएगुलेशन क्लॉट्स ना बन जाए ब्लड वेसल्स में। तो अगर हेपरिन बनता रहेगा तो क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो एक बार के लिए थ्रोम्बोकाइनेज इस हेपरिन को कंट्रोल करती है, इनएक्टिव कर देती है। तो क्या बना, थ्रोम्बिन बना। इस थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाने के प्रोसेस को कैटेलाइज किया, और यही फिब्रिन जो थे ये फाइबर लाइक सब्सटेंसेस थी जिन्होंने ब्लड सेल्स जहां से इंजरी हो रही थी वहां पे फिब्रिन बना,
वहाँ कुछ ब्लड सेल्स भी थे और उन्होंने आपस में मिल के क्या बना लिया, एक ब्लड क्लॉट बना लिया जिसको क्या बोला जाता है, कोएगुलम। तो वो कोएगुलम जो है आपने देखा हो कि चोट लगने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ एक क्लॉट बन जाता है डार्क रेड कलर का, उसको हम बोलते हैं कोएगुलम। क्लियर? तो ये था प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग का। कौन हेल्प कर रहा है इसमें? प्लेटलेट्स। और क्या बना पहले? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसमें कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बिन में। इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज, जिसने एक बार हेपरिन को कंट्रोल किया कि हेपरिन अगर है तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता, फिर क्लॉटिंग नहीं हो सकती, तो हेपरिन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, वो काम किया थ्रोम्बोकाइनेज ने। तो क्या बना फिर? थ्रोम्बिन। इस थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया, फाइबर लाइक सब्सटेंसेस जो हमारे अगर ब्लड सेल से मिली तो वहां पे क्या बन गया? ब्लड क्लॉट, जिसको बोला गया कोएगुलम। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए ये ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस जरूरी है। चलो जी, अब बारी आती है हार्ट की, हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है। हमने ब्लड डिस्कस किया, ब्लड वेसल्स डिस्कस कर ली, अब हमें डिस्कस करना है हार्ट। क्लियर? अब हार्ट क्या है? ऐसा मस्कुलर मसल से, कार्डियक मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जो किसमें हेल्प करता है? ब्लड को पंप करने में। ब्लड को पंप करता है और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि मीजोडर्म लेयर से बना हुआ है। और इस हार्ट की एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आगे 3 लेयर से बनी हुई है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली है एपिकार्डियम, मिडल वाली है मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली है एंडोकार्डियम। जो ये फ्लेयर्स हैं इनके बीच बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तीनों लेयर्स को कंबाइनिंगली बोला था पेरिकार्डियम, यानी जो कवरिंग है कंबाइनिंगली उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के आगे 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इनके बीच में, इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर है बच्चों? तो ये यहाँ हमने डिस्कस किया। आगे आता है हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, कि हार्ट के कुछ चैम्बर्स होंगे। अब अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बट क्रोकोडाइल जो है उसमें 4 चैम्बर वाला हार्ट है। बर्ड्स और मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि 2 ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम बात करें अगर ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो हम पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट में हमें पता कि 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, यानी 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। अब जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, जो कि होंगे थिन वॉल्ड। लोअर जो 2 चैम्बर्स हैं वो कैसे होंगे? वेंट्रिकल्स और थिक वॉल्ड होंगे। अब यहाँ एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, बॉक्स में देख लो। अपर चैम्बर्स हैं हमारे ऑरिकल, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल। अब इसको देखना कैसे है, ये मेरी बॉडी की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ डायग्राम को भी ऐसे बनाना है, राइट एंड लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे एक वॉल जो है वो दोनों एट्रियम को आपस में सेपरेट करती है, जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दोनों ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स से सेपरेट कर रही है वो है एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। जो दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट कर रही है वो है इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है, एट्रियोवेंट्रिकल यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम। इंटर एट्रियल दोनों एट्रिया के बीच में ही है। क्लियर? और यहाँ पे प्रेजेंट हैं वॉल्स। जब हार्ट मतलब ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो करेगा तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वॉल्स होती हैं जिनको बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वॉल्स। क्लियर है? ये बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे देखो, ये है हमारा हार्ट। बहुत सिंपल लग रहा था ना उस डब्बे में, ऐसा होता है हार्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप डायग्राम्स समझिए। चलो एक थोड़ी और आसानी कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पहले ब्लड फ्लो को समझो, फिर आपको डायग्राम और अच्छे से समझ आएगा। क्या होता है बच्चे, ये डब्बा आपको याद है, पहले हमने अभी पढ़ा है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में ये 2 वॉल्स हैं जिनको हमने बोला था एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। अब इनके नाम है। अब पहले ब्लड फ्लो समझो। हमारे पास कुछ होती हैं बड़ी बड़ी वेन्स जिनको बोला जाता है वेना कावा। वेन्स का काम क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। तो जो हमारे एंटीरियर बॉडी पार्ट्स से ब्लड को लेके आएगी वेन्स, उनको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। हमारे पोस्टीरियर बॉडी पार्ट से कौन सी वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करती हैं? इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ से
ब्लड जो है वो गया राइट ऑरिकल में। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचा, राइट ऑरिकल में। फिर यहाँ वॉल्व था, हमें पता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है। अब जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ब्लड यहाँ फ्लो किया, यहाँ से ब्लड जो है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। याद करो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी थी जो उल्ट चल रही थी, वो क्या कैरी कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ पे भी एक वॉल्व लगा हुआ था बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जिसका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने SLV लिखा है। यहाँ से ये ब्लड घूमते घूमते कहाँ चला गया, हमारे लंग्स के पास। लंग्स में हमें पता है क्या सिस्टम होता है बच्चों, लंग्स में ये एल्वियोलाई है और यहाँ होगी ब्लड कैपिलरीज। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से कैपिलरीज में आएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वियोलाई में भेज दिया। तो यहाँ हो गई ब्लड की ऑक्सीजनेशन। लंग्स के पास क्या हुई, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी, ऑक्सीजन आ गई ब्लड में। तो ब्लड कैसा हो गया आप, ऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ये भी वही एक्सेप्शनल केस था, बाकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही थी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है लंग्स से हमारे हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में क्या आया बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फिर से ये जो हमारा वॉल था बीच में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, अब इस साइड लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलना है, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। क्लियर, ये वॉल्व खुला, ब्लड अंदर आया, कहाँ पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड जो है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है। क्लियर, तो ये गया एओर्टा में सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू। सेमी ल्यूनर वॉल्व खुले और ब्लड कहाँ चला गया, एओर्टा में। वहां से अलग अलग आर्टरीज निकली, ब्रांचेस निकली और उन आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यू में पहुंचा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बच्चों, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। अब इस स्ट्रक्चर को समझो, क्या पढ़ा था हमने, सुपीरियर वेना कावा और क्या पढ़ा था, इंफीरियर वेना कावा। ये ब्लड लेके जाएंगे ब्लड हमारे राइट एट्रियम में। ये आ गया राइट एट्रियम, 4 चैम्बर है, पहले तो यही देख लो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें ब्लड कौन लेके आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना। हमारे राइट एट्रियम में ब्लड कौन लेके आएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। अब बीच में वॉल था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसका नाम क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहाँ जाना था, हमारे लंग्स के पास। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व मैंने बताया था उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। अब ब्लड गया आगे पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा दोबारा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड में जाना है एओर्टा में, किसके थ्रू जाएगा, अब ये है हमारी एओर्टा। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं और ब्लड, ये जो पूरा हार्ट है उसके कवरिंग का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। क्लियर है बच्चों, आई होप देयर इज नो डाउट। चलो जी, ये डायग्राम हमने कर लिया। चलो अब हम बात करेंगे कि हार्ट जो है उसमें कंडक्शन कैसे होता है इम्पल्स का। तो हार्ट को न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है, हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक है, अपना सिग्नल खुद प्रोड्यूस करता है, खुद चलता है। तो हार्ट के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, इसके पास है नोडल टिश्यू, कुछ बंडल्स एंड फाइबर्स, जिससे ये अपना खुद ही इम्पल्स जनरेट करता है और कंडक्ट करता है और अपनी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो हमारा जो नोडल टिश्यू है वो एक हमारे कार्डियक मसल्स के अंदर एक ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो हमारे हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट है। ये 2 टाइप का है, साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, SAN AVN। अब ये साइनो एट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या प्रेजेंट है, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। और वही हमारा AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के ही कॉर्नर में, लोअर कॉर्नर में प्रेजेंट है। यहाँ से निकलता है एक बंडल जिसका नाम है बंडल ऑफ हिस, फाइबर्स का एक बंडल है जिसका नाम है बंडल ऑफ हिस। ये 2 में डिवाइड होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच बनाएगा, राइट बंडल ब्रांच बनाएगा। लेफ्ट वाली लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वाली राइट वेंट्रिकल में जाएगी। ये इधर जा रही है और ये हमारे पास हार्ट की वॉल के साथ साथ कहाँ आ गई, लेफ्ट राइट दोनों वेंट्रिकल्स में पहुंच गई। अब इसके बाद क्या होता है बच्चे, हमारे जो
बंडल फाइबर्स थे, ये कहाँ पहुंच गए, वेंट्रिकल वॉल्स में। इन वेंट्रिकल वॉल्स दे ब्रेक अप इनटू माइन्यूट फाइबर्स कॉल्ड प्रिकंजी फाइबर्स। ये आगे जाके फाइबर्स में ब्रेक हो गई, जिनको हमने क्या बोला, प्रिकंजी फाइबर। ये अलग अलग फाइबर ब्रांचेस बन गई और इन्हीं ब्रांचेस को हमने बोला प्रिकंजी फाइबर। और यहाँ से इंपल्स जनरेट हुआ था, कहाँ पहुंचा, एवी नोड के पास और पूरे हार्ट में फैल गया। जैसे ये फाइबर्स फैली, उनके साथ साथ पूरा इंपल्स भी हमारे हार्ट में फैल गया, हार्ट की वॉल्स के पास सारा ये इंपल्स पहुंच गया। क्लियर। तो जो नोडल टिश्यू था उसने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। तो मतलब हमारा जो हार्ट, हमारा नोडल टिश्यू कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल। ऐसे नोट ने इनिशिएट किया, मेंटेन किया कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस को by generating action potential, so it is called the pacemaker of the heart। जो हमारा एसए नोड था उसने इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था, वही एवी नोड में ट्रेवल हुआ, तो एसए नोड था, उसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्लियर है बच्चों। चलो जी, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना ध्यान से, दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल है क्या, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। हमारे हार्ट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के इवेंट्स होते हैं वो सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, साइक्लिक पैटर्न में, तो यही इवेंट्स को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब ये सारे इवेंट्स दैट टेक प्लेस व्हेन द हार्ट बीट्स, जब हमारा हार्ट बीट करता है तो जो भी इवेंट्स उसमें लगती हैं वो सब क्या मिलके बनाती हैं, कार्डियक साइकिल। अब इसके अंदर 3 फेजेस आएंगे, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले आता है हमारे पास एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और उनका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसए नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था उसकी वजह से एट्रिया दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे ब्लड का फ्लो जो है वो किसकी तरफ होगा, वेंट्रिकल्स की थ्रू। तो यहाँ पे आप देखो हमारे एवी वॉल्व्स ओपन होंगे, जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाना है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन होंगे तभी जाएगा। तो ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो कर रहा है, एवी वॉल्व क्या है, ओपन है, और हमारे ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अब ब्लड का जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल्स में अगर कम है तो ब्लड वहीं जाएगा कम प्रेशर की तरफ, तो एवी वॉल्व्स खुले, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर क्या था, प्रेशर लो था, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुए उनमें प्रेशर हाई हो गया, तो वहां वॉल्व्स ओपन हो गए कि कम प्रेशर की तरफ ब्लड को भेजो, तो वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड गया। तो जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर लो था तो एवी वॉल्व्स ओपन हुए। अब एसएलवी वॉल्व्स, ये वॉल्व्स जो हैं वो तब खुलेंगे जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर हाई होगा, तो इसीलिए ये क्लोज्ड रहते हैं। चलो अब आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनमें होगी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट प्रेशर जो है वो इतना हाई नहीं हुआ है कि वॉल्यूम में कोई चेंज आए, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, एवी वॉल्व उस प्रेशर से क्लोज हो जाएंगे, एकदम शट डाउन हो जाएंगे, और जब ये एवी वॉल्व ऐसे क्लोज होंगे तो एक आवाज आएगी जिसको बोलते हैं लब साउंड, जो हमारी हार्ट की पहली साउंड है, जो हार्ट बीट आप सुनते हो ना, धक 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 धक, वो पहली साउंड जो है वो क्या होती है, लब, वो एक्चुअल में साउंड होती है लब डब लब डब। तो पहली साउंड जो है लब साउंड कब प्रोड्यूस हुई, जब एवी वॉल्व क्लोज हुए। हार्ट का प्रेशर जो है, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो फिर और इंक्रीज, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया है, एवी वॉल्व क्लोज हो गए, सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में है, धीरे धीरे प्रेशर जो है वो बिल्ड होता गया वेंट्रिकल्स में, और फिर हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन हुए। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कब ओपन हुए थे, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम था, और एसएलवी हमारे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं वो कब ओपन होंगे, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत ज्यादा है तब ओपन होंगे, तो तब हमारे एसएलवी वॉल्व ओपन हुए। चलो देन आता है जॉइंट डायस्टोल। अब हार्ट के सारे चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, सारे वॉल्व्स स्टेट में बंद हो जाएंगे, जब फ्लो कर गया ब्लड तो हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी बंद हो गए। जब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हुए तो फिर से सेकंड साउंड आई, दैट इज डब, यहाँ पे आएगी हमारी डब साउंड। क्लियर। तो इस स्टेट में क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे, और इस स्टेट में जो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो इतना हाई है कि जो एवी वॉल्व्स हैं वो ओपन नहीं होंगे, मतलब कि वो कम प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स में कम प्रेशर दिखता है तब एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं कि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में भेज दो, अब कि वहां कम है प्रेशर, इतना भी कम नहीं है कि एवी वॉल्व खुल पाए, और इतना हाई भी नहीं है कि एसएलवी वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएं। तो मतलब द ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स वो इतना भी एवी वॉल्व के खुलने लायक भी नहीं है, और एसएलवी वॉल्व के, मतलब जो हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं उनके खुलने लायक भी नहीं है।
तो चलो नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कि पूरे कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो ये होता है 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें तो 0.3 सेकेंड्स लगते हैं, जॉइंट डायस्टोल की बात करें तो 0.4 सेकेंड, यानी टोटल इट इज 0.8 सेकेंड। अब एक हार्ट बीट में जो भी इवेंट्स हुए वो एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो अगर मैं एक बीट का मतलब टाइम निकालूं तो यानी 60 सेकेंड में अगर 72 बीट्स हैं, तो जब अगर मैं कैलकुलेट करूं कि एक बीट कितने टाइम में होती है, तो उसके लिए क्या आएगा 60/72, तभी टाइम निकलेगा फॉर 1 बीट। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.8 सेकेंड्स। क्लियर? तो मतलब एक बीट पूरी होने में, मतलब एक बीट का मतलब है लब प्लस डब दोनों साउंड्स, तो उसमें लगते हैं 0.8 सेकेंड्स। और यही जो एक बीट हार्ट बीट के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए वही तो हमारा कार्डियक साइकिल है। तो मतलब एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में लगते हैं 0.8 सेकेंड्स, जिसमें एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियस जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो है 0.3 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल मतलब जब एट्रियाज रिलैक्सेशन स्टेट में हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो है जॉइंट डायस्टोल वाला टाइम। और वेंट्रिकल सिस्टोल जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, एट्रियस तो रिलैक्स ही पड़े थे, तो मतलब 0.4 प्लस 0.3 कितना हुआ 0.7 सेकेंड्स। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं वो है 0.5। कैसे कैलकुलेट किया 0.4 ये वाले और 0.1 ये वाला, मतलब जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे, और जॉइंट डायस्टोल में भी 0.4 सेकेंड्स पे रिलैक्स है हमारे वेंट्रिकल्स। तो टोटल 0.4 प्लस 0.1 इज 0.5 सेकेंड। तो इस तरह से आपको भी कैलकुलेट करना आ सकता है कि वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइमिंग बताओ। तो ये नहीं करना है कि सिर्फ जॉइंट डायस्टोल वाले लिखाओ, ये भी तो देखो कि जब एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब भी तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में थे। तो इस हिसाब से आपको ये टाइमिंग ध्यान से रखनी है, देखनी है, क्वेश्चन में अच्छे से समझ के करना। क्लियर? चलो जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। जैसे सबसे पहले हमारी टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितनी वॉल्यूम ब्लड की हार्ट ने पंप की है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जब एक कार्डियक साइकिल चल रहा था तो वेंट्रिकल्स में से कितना ब्लड जो है वो पंप आउट हुआ, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दैट इज अप्रॉक्स 70 ml। एक कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो वो क्या होती है, कितनी वॉल्यूम ब्लड की पंप हुई है बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स ने पंप आउट किया। तो बेसिकली इट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि 70 ml जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम थी इनटू हार्ट रेट, यानी कि कितने टाइम हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है एक मिनट में, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज अप्रॉक्स 5000 ml, यानी कि 5 लीटर्स। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज हाई। एथलीट्स जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी जब करते हैं तो उनका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पर मिनट जो बीट्स हैं वो 72 से ज़्यादा हो सकती हैं, तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ 72 की जगह 80 हो तो ऑब्वियसली जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए एथलीट्स के अंदर जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा होता है। हार्ट साउंड्स की बात करें तो 2 हार्ट साउंड हर एक कार्डियक साइकिल में प्रोड्यूस होती हैं। पहली साउंड लब कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स बंद होते हैं। दूसरी साउंड डब कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्स जो हैं SLV क्लोज होते हैं। तो वॉल के ओपन होने पे कोई आवाज़ नहीं आती, जब बंद होता है वॉल्व तो आवाज़ आती है। क्लियर? तो एक हार्ट बीट को हम कंबाइनिंगली कैसे डिनोट करते हैं, 1 लब प्लस 1 डब, लब डब मिला के एक हार्ट बीट बनती है। क्लियर है बच्चों? देन है ECG, हमारे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको ध्यान से समझना। अब ये है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम जो है वो हमारे पास रीडिंग है, ग्राफ इंस्ट्रूमेंट है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ग्राफ तो रीडिंग होनी चाहिए, बट ऑपोजिट है। ग्राफ जो है वो पूरा सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट है, और ग्राम क्या है, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ इंस्ट्रूमेंट है, ग्राम ग्राफ है एक्चुअल में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने देखा हो कभी ECG किसी की देखी हो तो एक ऐसे लंबी सी स्लिप होती है जिसमें ऐसे ऐसे से
आपको कुछ वेव्स दिखाई देती हैं, पीक्स दिखाई देती हैं, या फिर जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके साथ एक मॉनिटर सा लगा होता है और ऐसी ऐसी वेव्स चल रही होती हैं, और जब वो फ्लैट हो जाए तो समझ लो कि टाटा बाय, तो बेप पेप 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 ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो वो क्या होता है, बेसिकली हमारी जो ये वेव्स हैं वो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो वेव्स होती हैं वो डिनोट करती हैं कि हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो सही से हो रही है, नहीं हो रही। तो एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो भी हमारे हार्ट की एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसको रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, पेशेंट को कुछ मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसके साथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगी होती हैं, और वो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स कहाँ लगती हैं, हमारी रिस्ट पे एक एक लगती है और एक हमारी लेफ्ट एंकल पे लगती है। दैट मॉनिटर हार्ट्स एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करा जाता है। और अगर हमें डिटेल में कुछ और अच्छे देखना है रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हमें मल्टीपल लीड्स यूज़ की जाती हैं जो कि चेस्ट रीजन पे, हमारे चेस्ट वाले रीजन पे लगाई जाती हैं कि वहाँ से हम हार्ट एक्टिविटी को और अच्छे से सुन पाएँ, देख पाएँ। ईसीजी कुछ ऐसी दिखती है नॉर्मल, अगर किसी पर्सन की देखी जाए तो इसके अंदर जो पी वेव है, लेट्स अंडरस्टैंड हियर, हमारे पास ये है पी वेव। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। ये रिप्रेजेंट करती है हमारी एट्रियल सिस्टोल को, कि एट्रिया जो है वो ऐसे नोड के इम्पल्स से, जो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट किया उससे एट्रिया डीपोलराइज हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। देन हमारी है QRS कॉम्प्लेक्स, दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस चीज को हमारी QRS वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है। देन लास्ट है T वेव, जो हमारे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को डिपिक्ट करती है, यानी कि हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं जब वो रिलैक्स स्टेट में है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर इस पीक्स में, इस वेव्स में कोई भी डेविएशन होती है, सपोज आपको पी वेव इधर दिख रही है, देन हमें QRS सिर्फ इतनी सी दिख रही है, टी वेव जो है वो कुछ और दिख रही है, मतलब अगर कुछ और टाइप की वेव इस से डेविएशन हमें दिखती है तो उस केस में कोई एबनॉर्मैलिटी या डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ईसीजी का बहुत ही अच्छा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम इससे हार्ट डिजीजेस को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इसमें कोई डेविएशन है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर? चलो, देन आता है हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक, दैट इज डबल सर्कुलेशन। अब हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन में फ्लो कर रहा है। कैसे? एक है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो हिस्सा आता है जब सर्कुलेशन चल रहा है हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में, जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहे हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आ रहा है, वो उतना हिस्सा क्या है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, जहां पे हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में ब्लड का लेन देन चल रहा है, कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम तक गया और फिर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था उससे एयोर्टा के थ्रू हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो वो पार्ट क्या है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहां हम डायग्राम में समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ ब्लड जा रहा है हमारे पास लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ऑक्सीजनेट होके वापस आ रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन। तो यहाँ जहाँ लंग्स इंक्लूडेड हैं, हमारा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी इंक्लूडेड है, उसको हमें बोलना है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है, वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में, और जब ऑक्सीजनेट होके आया ब्लड तो वहां हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट्स में एयोर्टा के थ्रू, वो सारा क्या बनाता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आई होप कि ये समझ आया है आपको छोटा सा टॉपिक। देन है हार्ट की एक्टिविटी को, जो पूरी कार्डियक एक्टिविटी है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू। हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक। मैंने पहले बताया कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो खुद अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, न्यूरल इंपल्स जो है वो इम्पैक्ट नहीं करता, तो न्यूरोजेनिक नहीं है हमारा हार्ट, कैसा है, मायोजेनिक इन केस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज। क्लियर? तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा ब्रेन जो है वो कैसे रेगुलेट करता है, तो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो कार्डियक एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है थ्रू ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा क्या, सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आएंगी।
ये क्या करती हैं, जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो इंक्रीज कर देती हैं हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, और हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे हार्ट बीट को, हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगी, और कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट, सब चीज़ों को डिक्रीज कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और इंक्रीज करती हैं सिंपैथेटिक नर्व्स। इसके अलावा एड्रीनल मेडुलरी का हार्मोन भी हमारे कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है उसके पास है एक कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। अब जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो क्या कर रही हैं, एक्सेलरेट कर रही हैं हमारी कार्डियक आउटपुट को, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो क्या कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं हमारे कार्डियक आउटपुट को। क्लियर? चलो, देन है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था और एक हमने लिम्फेटिक सिस्टम की बात की थी। इसमें क्या क्या आता है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, यानी कि कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फ होता क्या है, लिम्फ एक्चुअली में जब हमारा ब्लड जो है वो वेन्स आर्टरीज के थ्रू पास कर रहा है तो उसमें से कुछ सब्सटेंसेस, कुछ वाटर जो है वो लीक कर जाते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में से, और वो कहाँ आ जाते हैं, हमारे टिश्यूज के अंदर। समझो, ब्लड passes through capillaries in tissues, some water and soluble substances are fired out of plasma। प्लाज्मा में ही वाटर और कुछ सब्सटेंसेस थी, वो सब्सटेंसेस लीक आउट हो गई हैं और कहाँ आ गई हैं, हमारे बॉडी सेल इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ गई हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोला है, some tissue fluids enter lymphatic system and the tissue fluid is called lymph। ये हमारे lymph vessels में एंटर कर जाता है, इसको हम बोलते हैं lymph। इट ड्रेन्स बैक टू मेजर वेन्स। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। WBCs की एक टाइप पढ़ी थी हमने, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे लिम्फ फ्लूइड के अंदर फ्लो करते हैं। फंक्शन क्या है लिम्फ का, तो बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन में, वही न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में हेल्प करेगा, एक तरह का फ्लूइड है ये भी, और ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स को कैरी करेगा। अब इसके अंदर लिम्फोसाइट्स हैं तो वो इम्यूनिटी में काम करेंगे। अब एक और मेन फंक्शन जो क्या है लिम्फोसाइट्स का, ये हमारे डाइजेस्टेड फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके वॉल में विलाई होते हैं, ये हमें पता है, कुछ इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई होंगे। विलाई के अंदर कुछ वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं लेक्टील्स। तो जो भी डाइजेस्टेड फैट होगा वो इन लेक्टील्स में फ्लो करेगा, थ्रू लेक्टील्स इन फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो हैं वो विलाई के लेक्टील में एंटर करेंगी, और हमारा जो लिम्फ है वो इसको कैरी करके ले जाता है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये कुछ बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स की फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। लिम्फ नोड्स जो है वो WBCs और लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, एंड एंटीबॉडीज ऑल्सो। लिम्फोसाइट्स जो हैं WBCs की ही एक कैटेगरी है जिनको कौन बनाते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स। ठीक है, चलो, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये बॉडी में आपको अलग अलग नोड्स दिख रहे हैं। ये हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, और ये क्या है, हमारे लिम्फ नोड्स, थाइमस और स्प्लीन आपको दिखाए गए हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, यही सेम रिप्रेजेंटेशन पूरी बॉडी में आपको दिखाई गई है। अलग अलग लिम्फ नोड्स दिखाए गए हैं, कुछ ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। चलो जी, लास्ट सेक्शन ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स भी इंक्लूडेड हैं हमारे सिलेबस में। सबसे पहले है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाना। अब नॉर्मली जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120 mmHg, और डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्स जब कर रहा है हमारा हार्ट तो उस पर 80 mmHg होता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर इससे हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब अगर हमारा बीपी जो है वो बहुत हाई हो जाए, मान लो 140/90 से भी ऊपर हो जाए, तो हमारे ब्रेन को डैमेज हो सकता है, हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है। तो हाइपरटेंशन, अगर किसी का ब्लड बीपी जो है वो बहुत हाई रह रहा है तो उससे बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज हो सकता है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD जिसको शॉर्ट में, या फिर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी ब्लड वेसल्स में कुछ कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आर्टरीज का जो बीच में, सपोज ये हमारी आर्टरी की वॉल थी, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो गई तो इसके बीच में जगह, जो ल्यूमन था, कैविटी थी ब्लड फ्लो के लिए, वो तो कम हो जाएगी। तो ब्लड फ्लो के लिए जगह जो थी बीच में वो कम रह गई। तो इस वजह से हमारा जो ल्यूमन ऑफ आर्टरीज है वो कैसा हो गया, नैरो हो गया है, टाइट स्पेस हो गई
गई है, जिससे ब्लड सप्लाई जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती। तो ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। देन है एंजीना, एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे हार्ट के मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी टू हार्ट के मसल्स। दिस अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो, जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके ला रहा है हार्ट के सेल्स के पास, मसल्स के पास, अगर ब्लड का फ्लो ही प्रॉपर नहीं है तो ऑक्सीजन जो है वो टाइमली जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में चेस्ट पेन फील होता है और इसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, और ये मिडिल एज या फिर एल्डरली लोगों में ज्यादा देखी जाती है। देन है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि हार्ट का देखो मेन काम क्या था, ब्लड को पंप करना है ना, पंप करके बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना। अब हार्ट का वो जो काम था ब्लड पंपिंग का, वही वो काम नहीं कर पाया, मतलब अपने काम में फेल हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो मतलब बॉडी ऑर्गन्स की, टिश्यूज की जितनी रिक्वायरमेंट है उनके पास सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, दैट इज हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन जब हार्ट धड़कना, दिल जो है वो धड़कना बंद कर दे, तब क्या है, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या होता है कि जब हमारे हार्ट के मसल्स जो हैं वो सडनली डैमेज हो जाएं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, हमारे हार्ट के मसल्स को ही ब्लड सप्लाई ना मिले, तो उस केस में क्या होगा, हार्ट अटैक। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, और वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी प्रिपेयर कर पाएँ। और नीट नोवा चैनल बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको कॉन्टेंट और अच्छा मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सो दैट आप वहाँ से नोट्स जो हैं वहाँ आपको मिल सकें, और जो भी कोई अपडेट होगी आप टेलीग्राम चैनल पे देख पाएं। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।